नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। ये गुजरात लॉबी कुछ भी कर सकती है। किसी भी बलात्कारी को, सजा याफ्ता बलात्कारी को भगवान राम के मंदिर में घुमा सकती है। आशा राम को हमने वीवीआईपी तरीके से घूमते हुए देखा, मेरी सिक्योरिटी के साथ देखा। दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से पूछा कि इन बलात्कारियों पर बीजेपी इतना ईलू ईलू क्यों हो जाती है। मैंने पूछा, मोदी जी संसद में क्यों नहीं आते, और इजराइल ने जो बैंड बजाई अमेरिका, उसका क्या हश्र होने वाला है। शानदार बातचीत है, लेके चलता हूं आपको, सुनिएगा, मजा आएगा। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद संजय जी, आपका भी और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना प्यार वो हमें देते हैं उनके लिए उनका विशेष धन्यवाद करता हूं और सबको शुभकामनाएं भी देता हूं जी। एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की, एक दिन का मुख्यमंत्री, और उसमें एक दिन में उन्होंने क्रांति कर दी थी। लोग बड़ा डिमांड कर रहे थे ऐसी होना चाहिए सीएम। जगदम्बिका पाल को चेयर पे बैठकर देखकर मुझे वो पिक्चर याद आ गई। ऐसी वो एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, वो रात में मुख्यमंत्री बने थे, सुबह मुख्यमंत्री पद से हट गए थे। लेकिन उनको लग रहा है कि ये चेयर बड़ी अच्छी है, और उस चेयर के चक्कर में उनका बड़ा जलजला है। लखनऊ में शहीद पथ पर एक स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस जिसको बोलते हैं, शायद यही नाम है इसका, डीपीएस ही नाम है शायद। तो अमसल की रोड से जब जाते हैं लिंक जोड़ने के लिए, तो वो स्कूल ने बहुत सारी आगे अतिक्रमण कर रखा है, वो उसको शहीद पथ से जोड़ना था। पता चला कि साहब ये तो जगदम्बिका पाल साहब का स्कूल है, तो सड़क ही मोड़ दी गई, और पूरा स्कूल बहुत पूरी सड़क पे अतिक्रमण करके बना है। तो वो जो ऐसे नियम अनुशासन को मानने वाले जगदम्बिका पाल साहब जब चेयर पे हों, तो कोई अगर बड़ा पावरफुल आदमी साला वाला बोल दे रहा है तो चल जाएगा ना। अमित शाह ने बोल दिया, वो बचाने में ऐसे लगे ऐसा लगा कि अमित शाह उनको कोई नया अवार्ड दे देंगे। एक पिक्चर आई थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, या अमित शाह को साला साला याद क्यों आता है। क्या लग रहा है आपको मलिक साहब? संजय देखिए, मुझे जो लगता है आप अपने पुराने दोस्त जगदम्बिका पाल जी का कुछ फ्यूचर अच्छा देख रहे हैं, इसीलिए आपने एग्जाम्पल दिया है कि उनका जो डीपीएस बैठा हुआ है रास्ते में, उसको खरोंच ना आ जाए, भले ही सड़क को पूरा घुमाव मोड़ देना पड़े। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जगदम्बिका पाल को कोई दिक्कत ना हो, भले ही बिरला जी को शहीद करना पड़े, भले ही बिरला जी को कांग्रेस ना उखाड़ पाई हो, विपक्ष ना उखाड़ पाया हो, और जगदम्बिका पाल जी पुराने कांग्रेसी हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जीन तो दौड़ रहे हैं उनमें, पुराने कांग्रेसी हैं वो। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कोई जादू गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य के ऊपर कर दिया हो और वो आशीर्वाद स्वरूप उनको कह देंगे नहीं नहीं ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा अभिनेता है, बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं, फिल्म का नायक इन्हीं को बनाया जाएगा, और अब जो है बिरला जी को थोड़ा साइड पे ही रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा। कहीं ऐसा तो आप नहीं सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो देखिए, जगदम्बिका पाल जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आपने तो एग्जाम्पल दिया है। मैं तो जगदम्बिका पाल की छोड़िए, मैं तो अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनने की भी सोच रहा हूँ, लेकिन योगी जी डंडा लेके मारेंगे अगर मैंने ऐसा सोच लिया। नहीं, यहाँ एक झटके में कई सारी चीजें होने वाली है ना भाई। जगदम्बिका पाल जी तो मुख्यमंत्री ऑलरेडी रह चुके हैं एक दिन के, तो उनको मुख्यमंत्री तो बनना नहीं है, तो वो स्पीकर या पीएम की सोच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो गृह मंत्री जी हैं, जिन्होंने एक असंसदीय शब्द का आज प्रयोग किया है सदन में, तो वो भी नंबर 1 की कुर्सी की तरफ अग्रसर हैं, और योगी जी का सोटा भी घूम रहा है। लेकिन योगी जी के सोटे में अमित शाह जी को याद आ रहा होगा कि योगी जी ने एएनआई वालों को इससे भी बड़ा कह दिया था। तो जो कंपटीशन में है योगी जी के, तो अगर योगी जी कह सकते हैं तो फिर वो भी साला उनसे आगे है। जी जी। आगे। तो ये परंपरा है, ये चूतिया साला। हम लोग कहेंगे मैं भी किसी भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे हम नेता लोग बोल रहे हैं चूतिया साला, जो देश को चला रहे हैं, तो फिर हम भी बोल सकते हैं। आप इस पे तत्काल क्षमा भी मांग लीजिए, क्योंकि उन्होंने तो मांगी नहीं, उन्होंने तो कहा कि संसदीय से इसको हटा दीजिए। तो आप जो है क्षमा मांग लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। हमें तो कम से कम इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खैर संजय जी, बात यह है, अगर आप देखें जिस तरह के हालात आज देश में चल रहे हैं, मुझे सबसे अनोखी बात यह लग रही है कि अमेरिका लगातार टिप्पणियां कर रहा है। 100 बार से अधिक बेइज्जती कर चुके हैं ट्रंप देश की, और अब तो ट्रंप से के नीचे वाले जो लोग हैं उन्होंने शुरू कर दिया। आपने देखा, पहले उनके एक डिप्टी सेक्रेटरी आए और उन्होंने कहा कि हम जो है भारत को
चाइना की तरह नहीं करने देंगे। जैसे हमने 20 साल पहले गलती की थी चाइना के साथ, वो हम भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को किसी भी कीमत पे आगे नहीं बढ़ने देंगे। और कल जो है एक उनकी प्रेस सेक्रेटरी है, उसने ये कह दिया कि भारत के जो लोग हैं, भारत के जो मंत्री हैं, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। यानी कि उनको अभिनेता बता रही है, उनको कलाकार बता रही है, और हम लोग चुप्पी साधे बैठे। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैडम आप ये क्या कह रहे हैं। दूसरी बात संजय जी ये है कि आज देखिए देश में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मेरी नजर में, जिनको पार्लियामेंट में भी स्टेटमेंट देना चाहिए, देश को भी स्टेटमेंट देना चाहिए और विदेश को भी स्टेटमेंट देना चाहिए। नंबर 1 पे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको देश को बताना चाहिए। अरे हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान छोटा सा, उसके प्रधानमंत्री ने भी अपने लोगों से अपील की है कि भाई थोड़ा सा ईंधन कम यूज करिए, बचाइए, ये करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी रैली में घूम रहे हैं केरल में, वहां कांग्रेस को बता रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं करने दे रही, वो अभी भी कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं और देश में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जो लाइन लगी है, सबसे ज्यादा मार पिटाई एलपीजी गैस पर हुई है, वो उत्तर प्रदेश में हुई है, गोरखपुर में, नोएडा जैसी जगहों में रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। और अलग अलग राज्यों से बड़ी गंभीर तस्वीरें आई हैं जहां पे लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। और अभी तो भाई साहब 12 दिन हुए हैं। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर, वो बताएं कि हमारे पास कितना स्टॉक एलपीजी का है, कितना पेट्रोल का है, कितना डीजल का है। क्योंकि संजय जी आपको ये देखना होगा, युद्ध अगर आज रात को भी समाप्त हो जाता है तो आप ये मत मानिए कि स्थितियां सुधर जाएंगी कल सुबह से। जितना नुकसान हुआ है हॉर्मुज स्टेट में, उसको ठीक करने में, बाकी चीजों को सुधारने में आपको कम से कम 50 से 60 दिन यानी कि 1.5-2 महीना लगेगा। तो 1.5-2 महीने का क्राइसिस है ये, अगर युद्ध आज बंद हो जाता है। और युद्ध अगर बंद नहीं होता है फिर महीनों की गिनती आप छोड़ दीजिए। तीसरे जो हमारे व्यक्ति हैं, जो गाय बगाए पार्लियामेंट में दिख जाते हैं, हमारे विदेश मंत्री, और उनकी आवाज जो है बहुत कम निकलती है, धीरे निकलती है, कई बार तो निकलती ही नहीं है, वो भी गायब है। तो जब देश के इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति गायब हैं तो देश किस ओर जा रहा है, हमारे पास क्या है, नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है देश में। ये कह रहे हैं कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये तो इस तरीके से कर रहे हैं कि जैसे बिल्ली का हमला होने वाला है और कबूतर ने आंखें बंद कर ली। तो ये कह रहे हैं चुप्पी साध लो, हर चीज पे चुप्पी साध लो, कुछ भी हो कुछ मत बोलो। अगर कोई विपक्ष सवाल पूछे तो उस पर कांग्रेस कहकर नेहरू पे हमला कर दो, कोई पत्रकार पूछे तो उसको जेल में डाल दो, कोई ट्वीट करे उसका ट्वीट हटवा दो, कोई कार्टून बनाए उस पर एफआईआर कर दो। ये उस काम पे लगे हुए हैं, लेकिन ये अपनी गलती को स्वीकार करते हुए उस गलती को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये लोगों को लपेटने पर लगे हुए हैं। तो ये देश का हाल है। आप ये देखिए कि क्या प्रधानमंत्री जी को ये आभास नहीं था जब ये इजराइल से आए थे कि इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं? और क्या उन्होंने इस तरह का 10 दिन का भी आपने स्टॉक नहीं रखा था क्या? हमें तो 12 दिन में ही चू बोल गए हम तो हमारे पास स्टॉक कहाँ है? हम कर क्या रहे हैं? और आप दुर्भाग्य देखिए देश का कि देश में बहस हो रही है एक स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पे। यहां तो मैं विपक्ष को भी जिम्मेदार मानता हूं। विपक्ष ने क्यों नहीं कहा कि हम इसको स्थगित करते हैं? विपक्ष को मालूम था कि हमारा प्रस्ताव गिर जाएगा और विपक्ष इसको बहुत अच्छा मौका मिल गया था, बहाना मिल गया था। विपक्ष ये कहता कि अब हम छोड़ देते हैं, बिरला जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। हमें बताया जाए कि देश में कितना स्टॉक है तेल का, कितना है एलपीजी का, और आज हम देश के साथ हैं, राष्ट्र के साथ खड़े हुए हैं। और मोदी जी आए और देश के साथ हम किधर, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, हमें बताएं। संजय जी आज हम कह सकते हैं क्या कि हम अमेरिका के साथ खड़े हैं, अमेरिका हमारा मित्र है? अगर अमेरिका हमारा मित्र है तो घड़ी घड़ी हमारी बेइज्जती क्यों कर रहा है? अगर रूस हमारा दोस्त है तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ है? और हम अगर ईरान के साथ नहीं है तो मना क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारा ईरान से कोई लेना देना नहीं? ईरान का कितना बड़ा नुकसान हमने किया है कि हमारे यहाँ पे मेहमान बन के उनका एक जहाज आया है और जिसमें लगभग 100 लोग हैं, और वो हमारे यहाँ से जाते हुए जिनके पास हथियार भी नहीं थे, एक हिसाब से शांति सैनिक उसमें थे, और उनको निशाना बनाया गया। वहां तो युद्ध क्षेत्र भी नहीं था, श्रीलंका के साथ तो युद्ध हो नहीं रहा है। हम ये कह के पल्ला झाड़ने के वो हमारी उसमें क्षेत्र में नहीं था, ये कह के पल्ला झाड़ने बच थोड़ी सकते हैं।
हमारे यहाँ से गया, कम से कम निंदा तो करें, हम कुछ तो कहें। हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने की। तो हम कर क्या रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। क्या कहीं कल को ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी कि हमें कोई जरूरत ही नहीं है संविधान की, जरूरत ही नहीं है किसी पार्लियामेंट की, जरूरत ही नहीं है कहीं बहस करने की। जब हमें करना होगा तो प्रधानमंत्री जी आके संबोधन कर देंगे। देखिए, जिस बिरला को हटाने की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी उनके राजस्थान में जाके उनकी तारीफ कराए, क्या तारीफों के पुल बांधे हैं। देखिए, जैसे ही स्टीम फाइल में नाम आया हमारे हरदीप पुरी जी का, उनको बधाइयां देनी शुरू कर दी प्रधानमंत्री जी ने। वहां तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का आ रहा है, बाकी जगह स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तो इसके क्या कारण है, इसके क्या मतलब है, ये कारण भी हमें जानने होंगे, समझने होंगे। बात तो ठीक है आपकी मलिक साहब, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि प्रधानमंत्री जी संसद में आते क्यों नहीं। उनको राहुल गांधी की शक्ल पसंद नहीं है, प्रियंका गांधी की बातचीत पसंद नहीं है। कारण क्या है, वो पार्लियामेंट से भागे भागे क्यों रहते हैं। भाई सदन है, उसके हाउस के नेता है वो, लेकिन वो उनका मन ही नहीं लगता सदन में। ऐसा क्यों है, कारण क्या है? संजय जी, आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से डरे हुए हैं और जिस कारण से डरे हुए हैं, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं, विपक्ष भी जानता है, राहुल गांधी भी जानते हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं, उन सवालों के जवाब से मोदी जी डरे हुए हैं। और आप ये सच मान लीजिए कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया था स्पीकर के खिलाफ, ये स्पीकर के खिलाफ नहीं आया था, ये मोदी जी के खिलाफ आया था। स्पीकर क्या करेगा? स्पीकर तो वो आज तो कह दिया वेणुगोपाल ने पार्लियामेंट, स्पीकर तो बहुत अच्छे ओम बिरला जी, बस उन पर प्रधानमंत्री के दबाव में है। अब आप बताइए कि अगर अमेरिका हमारी बेइज्जती कर रहा है तो उसमें ओम बिरला जी क्या करेंगे? अगर देश में कोई दूसरी चीजें हो रही हैं, ईरान के साथ हमारी विदेश नीति ठीक नहीं चल रही है, उसमें ओम बिरला जी क्या करेंगे? तो ये जो है विश्वास प्रस्ताव था, ये सीधे सीधे ना करके बिरला जी के थ्रू मोदी जी के खिलाफ था। और इसी से बचने के लिए आप देखिए, बिरला जी तो खैर कोई मजबूरी है उनकी, नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी भी नहीं आ रहे हैं। पिछला हफ्ता सेशन का पिछले चंक में नहीं आए एक हफ्ता, और अभी भी 3 दिन हो गए पार्लियामेंट में आ ही नहीं रहे हैं। पार्लियामेंट में जहां उनको बोलना चाहिए वहां बोल नहीं रहे हैं, और रैली में जाकर दहाड़ रहे हैं, और दहाड़ के वहां कांग्रेस को कोस रहे हैं। दुनिया में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, इतना बड़ा संकट आया हुआ है, और उनकी जबान पर कांग्रेस बैठी हुई है। अभी भी क्या कांग्रेस की इतनी ताकत है कि अभी कुछ कांग्रेस कर रही है क्या? तो सवाल ये है, आज संजय जी जिस प्रकार से देश में हालात बन रहे हैं गैस के, आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। और सरकार इस पे अगर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करती है, कोई चीज नहीं बताती है, तो इससे और रूमर फैलेगा। हमारे मीडिया को तो माशाअल्लाह आप जान ही रहे हैं कि क्या है, वो तो हर चीज को बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। वो तो क्या क्या बता देंगे समझ में नहीं आएगा। अगर आप नहीं बोलेंगे, सरकार कुछ नहीं बोलेंगे, तो मीडिया तो हमारा सब कुछ बोल देगा बहुत बढ़िया बढ़िया। लेकिन उसके पीछे क्या है, मुझे लगता है कि सरकार को आके बोलना चाहिए जो देश हित में हो। और आज कम से कम ये परिस्थितियां हैं, इसमें किसी एक पार्टी का, किसी एक सियासी दल का मामला नहीं है। आज अगर सरकार कुछ वास्तव में अच्छा सोचती है कि सर्वदलीय एक मीटिंग बुलानी चाहिए और उसमें फैसले करने चाहिए जो भी हमारे देश हित में हो। आज संजय जी हमें गायब दिखाई दे रही है अपनी विदेश नीति, अपनी रक्षा नीति, अपनी आर्थिक नीति, हमें सब ध्वस्त दिखाई दे रही है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। आज देश का कोई बड़ा अर्थशास्त्री खड़ा होकर नहीं बता रहा है कि जो कुछ सलाह मशवरा दे। आज हमें किसी ऐसी नजर नहीं टिकती है किसी व्यक्ति पे जो बहुत बड़े विशेष नीति के विशेषज्ञ हों और आके खुलेआम बोल रहे हो। कोई ऐसे रक्षा के ज्ञाता नहीं है, रक्षा के विशेषज्ञ नहीं है जो खुल के बोल रहे हो। खाली एक दो जो पुराने अपने रिटायर्ड फौजी हैं, वो उनके दाढ़ने के अलावा कोई नहीं दाढ़ रहे। एक वो बड़ी मूछ वाले बोलते हैं आजकल, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा। पहले तो बीच में वो भी थोड़ा बंकाई का असर आ गया था उन पर, लेकिन वो असर निकल गया उनका। तो आजकल थोड़ा वो दाढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी थोड़ा सा कम दाढ़ रहे हैं, जितना दाढ़ना चाहिए उतना वो भी नहीं दाढ़ रहे हैं। तो जितनी नीतियां हैं, ये नीतियां कहीं ना कहीं सामने दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हमें लग रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। सरकार को और विपक्ष को एक साथ मिलकर देश हित में क्या निर्णय हो सकता है, ये आज के समय में लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बात तो आपको ठीक है कि सबको एक साथ मिलकर निर्णय लेना चाहिए। और आपने सिलेंडर की बात करी, एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, मैंने भी ट्वीट किया है
एक्स निकलते ही नहीं है मुझसे, ट्वीट निकलता है, ट्वीट किया है। वो अभी चिल्ला रहा है कि हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें गैस का सिलेंडर नहीं चाहिए, हमें मंदिर चाहिए। तो मैंने वो ट्वीट किया कि जो इन लोगों की तमन्ना थी वो तो मिल गया है इनको, तो सिलेंडर की काय की जरूरत है, चूल्हे पे खाना बनाना नहीं, नहीं है। लेकिन संजय जी, जिस मंदिर की आप बात कर रहे हैं अयोध्या में, तो वहां राम रसोई बंद हो गई है आज, ये खबर नहीं है आपको? और राम रसोई बंद करके उस पे वो लगाया गया है, वहां पे नोटिस लगाया गया है कि एलपीजी गैस खत्म होने के नाते, ईरान का युद्ध चलने के नाते गैस खत्म हो गई है, इसलिए राम रसोई बंद कर दी गई है। और मंदिर बना के क्या करेंगे आप जब रसोई नहीं चल रही वहां पर? राम रसोई भाई अयोध्या में, बाकी तो छोड़ दीजिए आप। किसी अगर गोरखपुर में बंद हो जाए मठ में तो हमें समझ में आता है, लेकिन अयोध्या में राम रसोई बंद हो गई और सीता रसोई भी चल रही है क्या, ये भी देखना होगा, क्योंकि सीता रसोई भी वहां बहुत फेमस है। तो जब मंदिरों की रसोइयां बंद हो रही है, ये बड़ा ताज्जुब है कि ऐसे मौके पे बंद हुई जब इतने महान संत, जिनके यहाँ प्रधानमंत्री जाके डांस करते रहे, महान आशाराम बापू गए हैं राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, वीआईपी तरीके से उनको दर्शन कराया गया है, इतना महान काम किया है, छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार किया है, तो ये एपिस्टीन फायर वाले लोग तो उनको वीआईपी मानेंगे ही, चोर चोर मौसेरे भाई, तो जिन जिन के नाम एपिस्टीन फाइल में वो तो वीआईपी दर्शन कराएंगे ही कराएंगे। बताइए, एक बलात्कारी को वीआईपी दर्शन करा रहे हैं भगवान राम के मंदिर के, तो रसोई तो बंद होगी। भगवान राम भी कहेंगे कि कहाँ ये गंदा आदमी हमारे यहाँ आ गया। उसको गनर ओनर में देख रहा था फोटो, गनर ओनर के संग वीआईपी तरीके से उसको दर्शन कराए जा रहे हैं। ये बलात्कारियों को महिमा मंडित करने वाली सरकार हो गई है कि जहाँ पे लड़कियों का शोषण होगा, यौन शोषण होगा, बलात्कार होगा, उनका महिमा मंडन किया जाएगा। ऐसे गुंडे बलात्कारी को वीआईपी सिक्योरिटी देने का क्या मतलब, बताइए मलिक साहब। संजय जी वो तो सर्वविदित है, कितने बड़े व्यक्ति हैं वो, और वो कई बलात्कार के केस में, मर्डर के केस उनके ऊपर चल रहे हैं, लगातार लंबे समय से जेल में है, जाने माने संत हैं, आज भी वोटों को प्रभावित करते हैं, वोट तो लेने हैं, वोट के लिए कुछ भी करेगा। दूसरी बात यह है कि जिनके पीछे 4 वोट नहीं है, जो नए क्रांतिकारी आए हैं, वो उनके ऊपर आरोप नहीं है, वो सचमुच जेल में रह चुके हैं, सजा काट चुके हैं, और अभी कई आरोप लग रहे हैं, कई केस चल रहे हैं, और वो घोषित बदमाश है। आशुतोष महाराज जिनको बोल रहे हैं आजकल, महाराज लगाने लगे लोग उनके सामने, वो पीछे पड़े हैं शंकराचार्य जी के। मैं कह रहा हूं उनके ऊपर कोई ऐसा, गुंडे के ऊपर मैं कह रहा हूं कोई ऐसा आरोप नहीं है, भारतीय आपराधिक कानून कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो उनके ऊपर नहीं चस्पा है। उनके ऊपर मेरी नॉलेज में 71 मुकदमे चल रहे हैं अभी, कुछ में सजा हो चुकी है, कुछ एफआईआर चल रही है, कुछ में सुनवाई चल रही है, कई में वो आरोपित हैं, उनके भाई आरोपित हैं, उनकी भाभी आरोपित है। वो पूरा क्रांतिकारियों का पत्रकार, वो ग्रुप है, परिवार है, कई क्रांतिकारियों का परिवार है, और दुर्भाग्य से वो शामली का है। शामली में कांदला एक कस्बा पड़ता है, वहां का वो परिवार है। और आप देखिए कि उसी कांदला में आज एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची ने कांदले का नाम और शामली जिले का नाम जो है सम्मानित भी करने का काम किया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नंबरों से पास होने वाली आईएएस बनी है वो लड़की। तो वो भी काम वहीं हुआ है। तो एक ही जगह पे 2-2 लोग हैं, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन वो लड़की का नाम इतना नहीं चल रहा जितना इन क्रांतिकारी का चल रहा है। तो इसलिए क्या है कि संजय जी, आजकल तो जितने ज्यादा इस तरह के ये तमगे हैं, आप इनको बुरा क्यों मान रहे हो? तमगे मिले हुए हैं उनको, तभी तो उनको इतनी सुरक्षा मिली है, तभी तो वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, तभी तो वीआईपी पूजा पाठ कर रहे हैं। नहीं तो सामान्य हमारे आपके जैसे होंगे तो कौन घुसने देगा मंदिरों में? हमें तो लाइनों में ही नहीं घुसने देते। तो वो तो वीआईपी है, उनको तो जाना ही होगा, तो उन पर क्या बात करनी जी। अब अगर युद्ध की बात करें मलिक साहब, तो इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया है। ट्रम्प साहब युद्ध छोड़ के भागने की जुगाड़ देख रहे हैं कि पतली गली निकल आया और कहीं से वो भाग खड़े हो। इजराइल ने सोचा नहीं था कि ये बिल्कुल बर्बादी की तबाही पर ले आएगा ईरान। इजराइल का नामो निशान न मिट जाए कहीं। मैं कल ईरान के प्रोफेसर से बात कर रहा था, क्या हिम्मत है भाई लोगों को, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क पे आ गए कि वो मारने की बात कर रहा है, बम तो हम बच्चे को हम शहीद करने को तैयार हैं। ये हौसला, ये जज्बा खामनेई साहब के मरने के बाद उनको जो एक्चुअल में करबला की लड़ाई है वो लोगों को याद आ रही है। और अब तो खाड़ी के देश भी सोच रहे हैं कि तुम दोनों की लड़ाई में हम मारे जा रहे हैं। वो अमेरिका से कह रहे हैं अपने ये रायता समेटो यहाँ से भाई, अब तुम्हारे चक्कर में हमारा देश बर्बाद हुआ जा रहा है।
क्या लग रहा है ये मेरे को, इजराइल इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया? मोदी जी गए थे इजराइल में, समझा के नहीं आए थे प्रधानमंत्री को? संजय जी देखिए, मैं अभी आपको बात करते करते मैंने अभी खबर निकाली है, और इस खबर में ये है कि अभी तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है कि ईरान अगर युद्ध नहीं रोकता है तो पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ जाएगा। आप ये सोचिए कि ईरान ने त्राहिमाम कर दिया है पूरे मुस्लिम कंट्रीज को, और वो आका के पास जा रहे हैं, आका सुन नहीं रहे हैं उनके। देखिए ये जो पीछे वेनेजुएला की घटना हुई थी कि वहां के राष्ट्रपति को आए और उठा के ले गए दादागिरी में और सब चुपचाप हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, इसी गलत फहमी में इजराइल और अमेरिका थे। वो एक्चुअली जो पर्शियन सभ्यता है ईरान की, उससे वाकिफ नहीं है, वो उनको पता नहीं है। आज आप देखिए कि ईरान क्या करेगा। ईरान का जितना बड़ा नुकसान अभी तक हो चुका है, इससे ज्यादा नुकसान ईरान का आप क्या करेंगे? तमाम लीडरशिप उनके समाप्त हो गई। ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और ईरान तो कह रहा हमें तो खत्म होना ही है, लेकिन आपको खत्म करके हम खत्म होंगे। तो उनके पास अब खोने को कुछ नहीं है, और उनको अपना देश बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उनके पास भावना भी है लड़ने की, कारण भी है। जिस प्रकार से आपने स्कूलों पे हमले करके नन्ही बच्चियों की जान ली है, ये कितना अमानवीय है। आपने उनके लगभग 100 ऐसे जवानों को मौत के घाट उतार दिया जो शांति सेना में ट्रेनिंग लेके जा रहे थे, एक किसी कार्यक्रम में आए थे। वो तो युद्ध में थे नहीं, आपने उनको मार के आप जो छाती पीट रहे हैं अपनी। तो इस तरह से अमेरिका और इजराइल को बड़ी गलत फहमी थी, अब वो गलत फहमी टूट गई है। संजय जी आप याद करिए ना, जो तस्वीरें दिखी थी तीसरे दिन ट्रंप की, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरे की रौनक गायब थी और लग रहा था जैसे अभी रो देंगे। आज बहुत हालत खराब है, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। और यहां मैं एक बात और कह दूं संजय जी, देखिए आज हमारे देश में जो भी शीर्ष नेतृत्व है उसकी ना इतनी औकात है ना इतनी ताकत है। आज अगर देश में कोई अच्छे विद्वान व्यक्ति होते, आज हमारे हाथ में बहुत बड़ा गोल्डन चांस था, या भारत मध्यस्थता कर सकता था इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में, क्योंकि ईरान से हमारे ताल्लुकात बहुत बढ़िया है। उनकी संस्कृति से कई सारी चीजें हमारी संस्कृति की मिलती जुलती है। वो हमें अपना दोस्त समझता था, ना कि दुश्मन, और हम इसमें बहुत अच्छी मध्यस्थता कर सकते थे, जिसमें हमारे नंबर दोनों जगह बढ़ते और हमारी औकात भी बढ़ती। आज तो हम क्या, वो वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, क्या बने हुए हम अमेरिका के लिए, हम तो जूते चाट रहे हैं उसके। तो हमने तो ये विदेश नीति अपनी बना रखी है। आप सोच के देखिए कि अगर हमारे पास आज कितना गोल्डन चांस था। आज दुनिया का कोई देश इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि ईरान के और इसके बीच में आके बात करने की कोशिश करे। भारत कर सकता था, क्योंकि भारत के ताल्लुकात पुराने इस तरीके से थे। और आप देखिए कि गल्फ कंट्री हो, चाहे दूसरी मुस्लिम कंट्री हो, चाहे फिलिस्तीन हो, भारत के संबंध कितने बढ़िया रहे। और ये कोई खाली कांग्रेस की बात नहीं है। आप वाजपेयी जी के पुराने बयान निकाल लीजिए, फिलिस्तीन के लिए वो क्या कहते थे कि जो फिलिस्तीन का है फिलिस्तीन को मिलना चाहिए, इजराइल का यहाँ कोई हक नहीं है। ये तो वाजपेयी जी कहते थे, वो भाजपा के ही थे। तो हम तो सच को सच और झूठ को झूठ कहते रहे हैं। सच्चाई के साथ चलना हमारी संस्कृति रही है। हमारे यहाँ नैतिकता से बात होती है, हम डरते नहीं है किसी से। लेकिन आज किस चीज का डर है, क्यों हम बोल रहे हैं, हमारी क्या मजबूरी है, ये भी शायद आपको पता ही है। ठीक बात कह रहे हैं। तो डर के आगे जीत नहीं, हाँ तो डर के आगे हार है। डर के आगे हार है, एप्स्टीन फाइल का जिद बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बातचीत की आपने, समय दिया, धन्यवाद। ये थी केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, और केपी मलिक जी ने बड़ी बेबाक तरीके से बताया कि राजनीति कहते किसे हैं, 56 इंच के सीने और विश्व गुरु के डर का कारण क्या है। मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।